नमस्कार। अगर आप IC76 एविएशन इंश्योरेंस की परीक्षा देने वाले हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस मुश्किल लेकिन बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट की एक एक परत को खोलेंगे और इसे इतना आसान बना देंगे कि आपको सब कुछ यहीं याद हो जाए। हम इसकी शुरुआत से लेकर यानी इसकी जड़ों से लेकर आज के ग्लोबल मार्केट की बारीकियों तक हर एक पहलू को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसे बस एक और स्टडी सेशन मत समझिए, ये इस सब्जेक्ट पर मास्टरी करने का आपका टिकट है। तो चलिए तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम उड़ान भरने वाले हैं। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा, इसे हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम चलेंगे टाइम में थोड़ा पीछे और देखेंगे कि कैसे समंदर में चलने वाले जहाज़ों के इंश्योरेंस ने आसमान में उड़ने वाले प्लेन्स के इंश्योरेंस की नींव रखी। फिर हम इंसान की उड़ान की उन शुरुआती दिनों की रोमांचक कहानियों में गोता लगाएंगे जब हर उड़ान एक बहुत बड़ा जुआ हुआ करती थी। इसके बाद हम इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े चैलेंजेस यानी इसकी जो चरम सीमाएं हैं उन्हें समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि आज ये अरबों खरबों डॉलर का ग्लोबल मार्केट आखिर काम कैसे करता है। और हाँ, सबसे आखिर में हम एग्जाम के लिहाज से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक साथ रिवाइज करेंगे ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, फ्रॉम सी टू स्काई यानी समंदर से आसमान तक। देखिए, पहली नज़र में ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक है कि एविएशन इंश्योरेंस कोई नई चीज़ होगी, है ना। भाई, हवाई जहाज़ 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी है तो उसका इंश्योरेंस भी नया ही होगा। लेकिन कहानी इससे कई ज़्यादा दिलचस्प है। इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं और वो हमें वापस समंदर की तरफ ले जाती हैं, जहाज़ों और मरीन ट्रैवल की सदियों पुरानी हिस्ट्री की तरफ। सच तो यह है कि प्लेन्स का इंश्योरेंस करने का पूरा स्ट्रक्चर, उसकी भाषा, उसके नियम कायदे, सब कुछ मरीन इंश्योरेंस के मजबूत कंधों पर ही खड़ा किया गया था। जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत है और इंश्योरेंस कंपनियों के सामने एक बिल्कुल नई, अजीब और खतरनाक मशीन आती है, हवाई जहाज। अब इसका बीमा कैसे करें? तो उन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं किया। उन्होंने उस भाषा और उस लॉजिक को उठाया जिसे वो सदियों से जानते थे, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था, और वो था मरीन इंश्योरेंस। और आप देखेंगे कि दोनों में समानताएं सच में हैरान कर देने वाली हैं। जैसे मरीन इंश्योरेंस में जहाज के मेन स्ट्रक्चर को हल कहते हैं, तो बस एविएशन में भी प्लेन के बॉडी के लिए यही शब्द इस्तेमाल होने लगा। दोनों में पॉलिसी एग्रीड वैल्यू पर बनती है, मतलब पॉलिसी लेते वक्त ही तय कर लिया जाता है कि प्लेन या जहाज की कीमत कितनी है, ताकि बाद में कोई झगड़ा ही ना हो। और सबसे जरूरी बात, दोनों में कैटास्ट्रोफिक एक्सपोजर का जबरदस्त रिस्क है, मतलब एक ही हादसा और बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस, एक जहाज का डूबना या एक प्लेन का क्रैश होना। यहाँ तक कि मरीन इंश्योरेंस में सो एंड लेबर चार्जेस होते थे, मतलब जहाज को बचाने में जो खर्चा आया, वैसा ही कॉन्सेप्ट एविएशन में इमरजेंसी एक्सपेंसेस के नाम से आ गया। तो ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था, ये एक नए चैलेंज के लिए एक टेस्टेड और भरोसेमंद मॉडल को स्मार्ट तरीके से अपनाना था। चलिए इस हल शब्द को थोड़ा और समझते हैं। ये शब्द सीधा मरीन की दुनिया से उधार लिया गया है, जहां इसका मतलब होता था जहाज का मेन ढांचा, उसकी बॉडी। तो जब इंश्योरेंस वालों ने प्लेन्स को कवर करना शुरू किया तो उन्होंने इसी जाने पहचाने शब्द को उठा लिया और प्लेन की बॉडी, उसके पंख, उसकी पूंछ, इस पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उस बुनियाद का सिंबल है जिस पर पूरा एविएशन इंश्योरेंस खड़ा हुआ। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने एक अनजान रिस्क का सामना करने के लिए अपने पुराने टेस्टेड तरीकों का सहारा लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो अपने साथ सबसे भरोसेमंद नक्शा लेकर चलते हैं। तो अब जब हमने थ्योरी समझ ली है तो चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। चलते हैं उस एक्साइटिंग दौर में जब इंसान ने पहली बार आसमान छूने का सपना पूरा किया था। हम उन खास पलों को देखेंगे जिनकी वजह से एविएशन इंश्योरेंस सिर्फ एक आइडिया से निकलकर एक असली जरूरत बन गया। ये कहानी सिर्फ तारीखों और घटनाओं की नहीं है, ये कहानी है उन जांबाज लोगों की जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और उन खतरों की जिनका उन्होंने सामना किया। 20वीं सदी की शुरुआत एविएशन के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी, मतलब तेजी से बदलाव हो रहे थे। इस टाइमलाइन पर जो आप तारीखें देख रहे हैं, हर एक तारीख एक बहुत बड़ी छलांग है। 1905 में उड़ना एक सपने से हकीकत बना। 1909 आते आते ये एक बिजनेस बन गया। 1919 तक तो ये महाद्वीपों को पार करने लगा था। और फिर आया 1927, जब एक अकेली हिम्मत भरी उड़ान ने दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए
एक एक करके इन सभी मील के पत्थरों की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम सबने राइट ब्रदर्स की 1903 वाली 12 सेकंड की फ्लाइट के बारे में तो सुना ही है, पर सच कहूं तो वो तो बस एक चिंगारी थी। असली आग तो 1905 में लगी। सोचकर देखिए, उनका तीसरा हवाई जहाज लगभग 1 घंटे तक हवा में टिका रहा और उसने करीब 25 मील का सफर तय किया। अब ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट या हवा में उछलना नहीं था, ये ट्रांसपोर्ट का एक नया और प्रैक्टिकल तरीका बन चुका था। और जैसे ही ये नई मशीन हकीकत बनी, एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया। इतनी कीमती और इतनी रिस्की चीज का बीमा आखिर कैसे किया जाए? बस यहाँ से एविएशन इंश्योरेंस की जरूरत महसूस होनी शुरू हुई। अच्छा, अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे। जब आप पहली एयरलाइन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक छोटा पंखों वाला प्लेन, सही कहा ना? लेकिन दुनिया की जो पहली कमर्शियल एयरलाइन थी, जर्मनी की डीलैग, वो प्लेन्स का इस्तेमाल करती ही नहीं थी। वो इस्तेमाल करती थी बड़े बड़े सिगार जैसे दिखने वाले जेपलिन एयरशिप्स का। उन्होंने 1909 में काम शुरू किया और वर्ल्ड वॉर 1 से पहले 34,000 से ज्यादा लोगों को बिना किसी को खरोचाए सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, 1912 में उन्होंने दुनिया के पहले फ्लाइट अटेंडेंट को भी नौकरी पर रखा। ये हमें बताता है कि हवाई सफर की शुरुआत कितनी अलग अलग तरह से हुई थी और उसके रिस्क भी कितने अलग थे। मतलब प्लेन क्रैश होने से ज्यादा बड़ा खतरा था एक विशाल एयरशिप में आग लगने या गैस लीक होने का। अब जरा 1919 में चलते हैं और उस गजब की हिम्मत की कल्पना करते हैं जो अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए चाहिए थी। कैप्टन एल्कॉक और लेफ्टिनेंट ब्राउन एक खुले हुए कॉकपिट में बैठे थे 16 घंटे से भी ज्यादा। वो बर्फीली हवाओं, घने कोहरे और जमा देने वाली बर्फ से जूझ रहे थे। एक बार तो हालत ये हो गई कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स जम गए और लेफ्टिनेंट ब्राउन को हजारों फीट की ऊंचाई पर सचमुच कॉकपिट से निकलकर विंग पर जाकर अपने हाथों से बर्फ खरचनी पड़ी। ये कहानी उस दौर के खतरनाक पर्सनल और मैकेनिकल रिस्क का एक ऐसा उदाहरण है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर आया साल 1927, जब एक 25 साल के नौजवान ने इतिहास बदल दिया। चार्ल्स लिंडबर्ग। उनकी न्यूयॉर्क से पेरिस तक की 33.5 घंटे की सोलो फ्लाइट सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं थी, ये एक कल्चरल इवेंट बन गया था। इस एक उड़ान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हवाई सफर, जिसे अब तक बहुत खतरनाक समझा जाता था, वो असल में काफी हद तक सेफ हो सकता है। बस फिर क्या था, लोगों का डर उत्साह में बदल गया। इन्वेस्टर्स की नजर इस इंडस्ट्री पर पड़ी और इसमें पैसा पानी की तरह बहने लगा। यहीं से कमर्शियल एविएशन ने सही मायनों में ग्लोबल उड़ान भरी। लिंडबर्ग ने सिर्फ अटलांटिक पार नहीं किया था, उन्होंने डर और भरोसे के बीच की खाई को भी पार किया था। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये उस दौर की भावना को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। विमानन की कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी जमीन और समंदर को जीतने की। इसमें हर मील के पत्थर के साथ हिम्मत और जीत की कहानियां जुड़ी हैं। ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं थी, ये उस इंसानी जज्बे की कहानी थी जो कभी हार नहीं मानता, जो हमेशा अपनी हदों को तोड़ने की कोशिश करता है। तो इतिहास के उन रोमांचक दिनों से निकलकर अब आते हैं आज के दौर में। चलिए अब उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो एविएशन इंश्योरेंस को पूरी इंश्योरेंस की दुनिया में इतना यूनिक और इतना चैलेंजिंग बनाते हैं। सच पूछिए तो ये एक ऐसा फील्ड है जो हर तरह से एक्सट्रीम्स पर चलता है। एक्सट्रीम रिस्क, एक्सट्रीम वैल्यू और एक्सट्रीम नतीजे। तो इस सेक्शन में हम इस इंडस्ट्री के दिल में जो चुनौतियां हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जब हम एविएशन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक बड़ा सा बोइंग 747 या एयरबस A380। लेकिन असलियत ये है कि ये इंडस्ट्री बहुत बहुत ज्यादा बड़ी और डाइवर्स है। इंश्योरेंस करने वालों को सब कुछ कवर करना पड़ता है, एक छोटे से पैराशूट और हैंग ग्लाइडर के रिस्क से लेकर हॉट एयर बलून, हेलीकॉप्टर और आजकल के मॉडर्न ड्रोन्स तक। और कहानी सिर्फ उड़ने वाली मशीनों पर खत्म नहीं होती। इसमें एयरपोर्ट्स की लायबिलिटी, प्लेन्स को रिपेयर और मेंटेन करने वाली कंपनियां जिन्हें MROs कहते हैं, और यहाँ तक कि प्लेन में फ्यूल भरने वाली और खाना सप्लाई करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। और हर एक का रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल अलग होता है, जिसे समझना किसी एक्सपर्ट का ही काम है। तो फिर वो एक कौन सी चीज़ है जो एविएशन इंश्योरेंस को बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है? अगर एक शब्द में कहूं तो वो है कैटास्ट्रोफी, यानी महाविनाश। जरा सोचिए, एक बड़े रोड एक्सीडेंट में कई गाड़ियां टकरा सकती हैं और वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। लेकिन एक प्लेन क्रैश में एक ही झटके में सैकड़ों जानें जा सकती हैं और अरबों रुपयों का प्लेन राख हो सकता है।
ये जो कैटास्ट्रोफिक रिस्क की संभावना है, मतलब एक ही घटना से बहुत बड़े नुकसान का खतरा, यही एविएशन इंश्योरेंस के दिल में है। और यही अंडरराइटर्स के लिए सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैलेंज है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, $2.5 अरब। जी हाँ, $2.5 बिलियन। ये कोई लॉटरी का जैकपॉट अमाउंट नहीं है। ये वो रकम है जिसका बीमा एक बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन लेती है, सिर्फ एक हादसे से होने वाली देनदारी को कवर करने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दांव पर क्या लगा होता है। इस एक नंबर में इस इंडस्ट्री का पूरा फाइनेंशियल रिस्क समाया हुआ है। ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे एक्सट्रीम लेवल है। तो सवाल ये उठता है कि इंश्योरेंस कंपनियां इतने बड़े और अनप्रेडिक्टेबल रिस्क से निपटती कैसे हैं? इसके लिए वो एक बहुत ही स्मार्ट और ज़रूरी टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं कंबाइंड सिंगल लिमिट या CSL। इसे आप एक बहुत बड़े गुल्लक की तरह समझिए, जिसमें सारा पैसा एक साथ रखा है। अब अगर कोई हादसा होता है तो पैसेंजर्स को चोट लगने का क्लेम, जमीन पर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान, सामान का खो जाना, कार्गो का नुकसान, हर तरह का क्लेम इसी एक गुल्लक से चुकाया जाता है। अलग अलग चीजों के लिए छोटी छोटी लिमिट्स रखने के बजाय सबको एक साथ मिला दिया जाता है। इसका फायदा यह है कि किसी बड़ी विनाशकारी घटना के बाद क्लेम्स को मैनेज करना बहुत आसान और फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये सब जानने के बाद एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है, भाई अगर रिस्क इतना बड़ा है और प्रीमियम भी इतना ज्यादा मिलता है, तो फिर हर इंश्योरेंस कंपनी एविएशन इंश्योरेंस क्यों नहीं बेचती? इस मार्केट में इतने कम प्लेयर्स क्यों हैं? इस सवाल का जवाब इस इंडस्ट्री की एक और फंडामेंटल लेकिन थोड़ी छिपी हुई खासियत में है। इसका जवाब छिपा है एक स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल में, जिसे कहते हैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक कार इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास लाखों कारों का बीमा है। इतने सारे डेटा के आधार पर वो काफी हद तक सही अंदाजा लगा सकती है कि एक साल में कितने एक्सीडेंट होंगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। जब संख्या बड़ी होती है तो भविष्यवाणी करना आसान हो जाता है। लेकिन एविएशन में पूरी दुनिया में मुश्किल से 25,000 के करीब एक्टिव एयरलाइनर्स हैं। इंश्योरेंस की दुनिया के हिसाब से ये बहुत ही छोटा नंबर है। इसका मतलब आप यहाँ औसत के नियम पर भरोसा कर ही नहीं सकते। सिर्फ एक या दो बड़े हादसे पूरे साल के नतीजों को तहस नहस कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को दिवालिया बना सकते हैं। बस इसी वॉलेटिलिटी, इसी उतार चढ़ाव की वजह से इस फील्ड में काम करने के लिए जबरदस्त एक्सपर्टीज, सालों का तजुर्बा और बहुत मजबूत फाइनेंशियल बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो ठीक है, हमने प्रिंसिपल्स और चैलेंजेस तो समझ लिए। अब देखते हैं कि ये मार्केट असल में चलता कैसे है। देखिए, ये कोई लोकल मार्केट नहीं है, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है। इस सेक्शन में हम यही जानेंगे कि इतने बड़े बड़े रिस्क को पूरी दुनिया में मैनेज, शेयर और ट्रांसफर कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि इस मार्केट का दायरा क्या है। एविएशन इंडस्ट्री को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, मिलिट्री और सिविल। अब जो मिलिट्री एविएशन है, यानी हमारी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, उनका बीमा आमतौर पर सरकारें खुद ही करती हैं, वो अपना रिस्क खुद उठाती हैं। इसलिए कमर्शियल इंश्योरेंस का पूरा फोकस रहता है सिविल एविएशन पर, यानी एयरलाइंस, प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और बाकी सारी नॉन मिलिट्री फ्लाइंग एक्टिविटीज। तो फिर वही सवाल कि कोई एक कंपनी $2.5 अरब का रिस्क कैसे ले सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है, वो नहीं ले सकती। ये मार्केट काम करता है एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर। इसे एक बहुत बड़े और महंगे पिज़्ज़ा की तरह समझिए, जिसे एक आदमी न तो खरीद सकता है, न ही अकेला खा सकता है। तो क्या करते हैं? कई सारे दोस्त मिलकर ऑर्डर करते हैं और हर कोई एक एक स्लाइस लेकर उसका पैसा दे देता है। एविएशन इंश्योरेंस में बिल्कुल यही होता है। कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी पूरी एयरलाइन का रिस्क नहीं लेती, बल्कि दर्जनों कंपनियां एक साथ आती हैं और हर कोई उस रिस्क का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 2%, 5% या 10% अपने ऊपर ले लेती है। इससे होता यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा लॉस हो भी जाए तो उसका बोझ सब में बढ़ जाता है और कोई एक कंपनी दिवालिया होने से बच जाती है। आज की इस ग्लोबल मार्केट की कुछ खास बातें हैं जो एग्जाम के लिए आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, इसका ट्रेडिशनल सेंटर लंदन रहा है, जो सदियों से स्पेशल इंश्योरेंस का हब है, खास तौर पर लॉयड्स ऑफ लंदन। दूसरी बात, ये बहुत ही हाईली रेगुलेटेड है। ICAO, जो कि एक UN एजेंसी है, और IATA, जो एयरलाइंस की बॉडी है, ये सब मिलकर नियम और स्टैंडर्ड्स तय करते हैं।
और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ री-इंश्योरर्स यानी इंश्योरेंस कंपनियों की भी इंश्योरेंस कंपनियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। वो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती हैं। उनके भी रिस्क का एक हिस्सा अपने ऊपर लेकर उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती हैं। तो ठीक है, हमने काफी लंबा और दिलचस्प सफर तय किया है। समंदर से लेकर आसमान तक, इतिहास से लेकर आज की उलझनों तक। तो अब वक्त है कि इन सारी बातों को एक साथ समेटें और एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कर लें। इसे आप अपनी फाइनल चेकलिस्ट समझिए जो आपको कामयाबी दिलाएगी। तो ये रहे आपकी कामयाबी के 4 सबसे जरूरी पिलर्स। नंबर 1, इसकी मरीन जड़ों को हमेशा याद रखिए। ये समझिए कि हॉल और एग्रीड वैल्यू जैसे कॉन्सेप्ट्स आए कहाँ से। नंबर 2, उन ऐतिहासिक माइलस्टोन्स को जानिए जिन्होंने इस इंडस्ट्री को शक्ल दी। राइट ब्रदर्स से लेकर लिंडबर्ग तक हर एक घटना जरूरी है। नंबर 3, कैटास्ट्रोफिक रिस्क और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, इन दोनों जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को बहुत गहराई से समझिए। ये इस सब्जेक्ट का दिल और आत्मा है। और नंबर 4, ग्लोबल सब्सक्रिप्शन मार्केट का स्ट्रक्चर पहचानिए कि कैसे रिस्क को बांटा जाता है। अगर इन 4 एरियाज पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई तो यकीन मानिए आप अपने एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।